डियर स्टूडेंट्स, मैं राघवेंद्र यादव अगले लेक्चर में अगला लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 का लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 1 में हमने औसत वेग के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम लोग वेग नियम, वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक और अभिक्रिया की कोटि को समझेंगे। अगला टॉपिक है वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक। माना एक अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एरो स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, जहाँ ई कैपिटल ए और कैपिटल बी एरो के इस बगल है, अर्थात ये अभिकारक है। एरो के राइट साइड में सी और डी है, जो इस अभिक्रिया के उत्पाद है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी ये अभिकारक तथा उत्पाद के रस समितीय गुणांक हैं। इस अभिक्रिया के दौरान प्रैक्टिकल बेस पे देखा गया, इस अभिक्रिया को जब प्रैक्टिकल बेस पे देखा गया तो एक महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई कि जो इस अभिक्रिया का वेग है वह इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता। फिर से प्रैक्टिकल बेस पे देखा गया, किसी भी अभिक्रिया का वेग अब उस अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे वेग नियम कहा गया। अर्थात वेग नियम द्वारा किसी भी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। से ए वेग इज प्रोपोर्शनल टू ए की अभिकारक ए की सांद्रता इंटू अभिकारक बी की सांद्रता। इसे वेग नियम कहते हैं। वेग अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक तथा अभिकारक की सांद्रताओं की। जब हम उससे बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, तो एक कांस्टेंट की जरूरत होगी के एक कांस्टेंट है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। और इस पूरे समीकरण को वेग बराबर के ए एक्स बी वाई, इस पूरे व्यंजक को, इस पूरे फार्मूले को वेग फार्मूला, वेग व्यंजक कहते हैं। इस पूरे फार्मूले को वेग व्यंजक कहते हैं, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। और ये x और y, ये जो x और y ये अभिक्रिया के रस समितीय गुणांक ए बी सी डी के बराबर, ए प्लस बी के योग के बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकल बेस पे निकाला गया है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता पे x और y का योग वेग व्यंजक में अभिकारक की घात x तथा y का योग को यन कहते हैं। यन क्या होता है ये देखते हैं। वेग व्यंजक जो होता है, उस वेग व्यंजक में अभी हमने देखा ये वेग व्यंजक, इस वेग व्यंजक में जो x y है उस x प्लस y को यन कहते हैं। और ये यन इस अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अर्थात वेग नियम या वेग व्यंजक में अभिकारकों की घातों, जिन्हें प्रायोगिक तौर पे निर्धारित किया गया, का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो सीधा सीधी ये बात कि वेग व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता की घात x तथा y के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर से वेग व्यंजक के
अभिकारक की घात x तथा y के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यदि x प्लस y का मान अर्थात n का मान 0 होगा तो इसे अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी, तथा जब n का मान 1 होगा तो अभिक्रिया की कोटि प्रथम होगी, जब n का मान 2 होगा तो अभिक्रिया की कोटि द्वितीय होगी। वेग हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेग का जो फार्मूला था औसत वेग का डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी, और यहाँ पे हमने देखा अभी कि वेग बराबर के और ए की पावर एक्स बी की पावर वाई को सम्मिलित रूप से आर से दिखाते हैं, तो आर के पावर एन हो जाएगा, तो माइनस डी आर बटे में डी टी बराबर के आर के पावर एन हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे वेग स्थिरांक की इकाई। यदि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए लें तो हमने अभी पढ़ा पीछे के बराबर वेग बटे में आर के पावर एन, यहाँ से के बराबर वेग बटे में आर के पावर एन हो जाएगा। के बराबर वेग, अभी हमने पढ़ा है वेग के लिए फार्मूला, वेग बराबर होता है सांता बटे में समय, और यह भी कारक की सांता है, सांता के पावर एन है। के बराबर हो जाएगा सांद्रता बटे में समय गुणे सांद्रता के पावर का इन्वर्स हो जाएगा 1 बटे में एन। जब एन बराबर 0 होगा तो सांद्रता के पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी व्यंजक भी अगर 0 का तो उसका मान 1 हो जाता है, और ये बच जाएगा सांद्रता बटे में समय। सांद्रता का मात्रक हमने बिलियन में पढ़ा है, सांद्रता का मात्रक मोल होता है और समय का मात्रक सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगी। n बराबर 0 के लिए अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगी। इसी प्रकार हम जब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालेंगे तो सांद्रता के पावर 1 हो जाएगा, और इस सांद्रता से ये सांद्रता कट जाएगी, बच जाएगा 1 बटे में समय। इसलिए ये n बराबर 1 के लिए अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई प्रति सेकंड हो जाएगी 1 बटे में यस अर्थात प्रति सेकंड हो जाएगी। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए जब n बराबर 2 हो जाएगा तो यह सांद्रता के पावर 2 हो जाएगी, 1 से 1 कट जाएगा, बच जाएगा 1 बटे में समय गुणे सांद्रता। इसलिए इसका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक लीटर प्रति सेकंड मोल हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक लीटर स्क्वायर प्रति मोल सेकंड हो जाएगा। इससे संबंधित हर बार बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे आपको प्रश्न दे दिया जाता है, निम्नलिखित वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। जैसे दे दिया के बराबर 2.3 × 10⁻⁵ लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। ये के क्या है? अभी हमने पढ़ा के क्या है? वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक का मान लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड है। तो ऐसे प्रश्नों में हम इधर से देखते हैं किस कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ हमने देखा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक k का मात्रक लीटर प्रति मोल सेकंड होता है। और यहाँ भी वही है, अर्थात दी गई प्रथम अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। दूसरे अभिक्रिया के लिए देखते हैं। इसके लिए k का मान दिया है 3 × 10⁻⁴ प्रति सेकंड। यहाँ से हम देखेंगे कि किस कोटि की अभिक्रिया का मात्रक, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अभी हमने लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक प्रति सेकंड होता है। इसलिए जो दूसरी अभिक्रिया है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। तीसरा है k बराबर 3 × 10⁻⁴ लीटर स्क्वायर प्रति मोल प्रति सेकंड है। इसको देखते हैं किस कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए होता है। तो यहाँ हमने देखा कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक लीटर स्क्वायर प्रति मोल सेकंड होता है। इसलिए ये तीसरी अभिक्रिया तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो गई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इस पर की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।